हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मुगल काल पढ़ चुके हैं अपन। मुगल कालीन प्रश्नोत्तरी अपने रनिंग में चल रही थी। आज की क्लास में उसी मुगल कालीन प्रश्नोत्तरी को अपन कंटिन्यू करते हैं तथा आज पढ़ते हैं मुगल कालीन प्रश्नोत्तरी का पार्ट सेकंड। ये पंखा कम करो, थोड़ा पंखा कम करो, ऐसे बढ़ा दो थोड़ा। निम्नलिखित में से किसने 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या का अनुमान लगभग 100 मिलियन लगाया? कितने मिलियन लगाया है? 100 मिलियन। चार ऑप्शन है आपके लिए। सबसे पहला किंग्सले डेविस, मोरलैंड, इरफान हबीब, अशोक बी देसाई। निम्नलिखित में से किसने 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या का अनुमान लगभग 100 मिलियन लगाया है? कि 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 100 मिलियन थी, ये शब्द कहने वाला कौन है? इनमें से डेविस नहीं था, मोरलैंड में भी हो सकता है, इरफान हबीब भी नहीं था, अशोक बी देसाई भी नहीं था। इसका राइट आंसर है मोरलैंड। कौन सा लैंड? मोरलैंड। मोरलैंड के द्वारा 1600 शताब्दी के दरमियान भारत की जनसंख्या बताई जाती है, वो लगभग 100 मिलियन बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सद्र उस सुदूर मुगलों के अंतर्गत मंत्री था। जब मैंने आपको मुगल कालीन केंद्रीय व्यवस्था पढ़ाई थी या केंद्रीय प्रशासन पढ़ाया था, तब मैंने मुगल कालीन प्रमुख पोस्टों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, किस पोस्ट पर कौन बैठता है और उसका क्या काम होता है। ठीक वैसे ही क्वेश्चन ये, सद्र उस सुदूर मुगलों के अंतर्गत मंत्री था, किस डिपार्टमेंट का मंत्री था? युद्ध का? नहीं। धर्म एवं परमार्थ का? में भी। वित्त का? नहीं। व्यापार का? नहीं। देखिए, सद्र उस सुदूर होता है, यह एक सल्तनत कालीन, कौन सी कालीन? सल्तनत कालीन पद था ये, जो कि मुगल काल में भी कंटिन्यू रहता है, जो कि मुगल काल में भी क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। सद्र उस सुदूर एक तरह से धर्म एवं परमार्थ का विभाग होता है। कहीं पुस्तकों में आपको मिलेगा सद्र उस सुदूर है वो धार्मिक एवं दान विभाग है, तो वो भी सही है और ये भी सही है। सद्र उस सुदूर है वह धर्म एवं परमार्थ का मंत्री होता था या विभाग होता था। सद्र उस सुदूर सल्तनत कालीन पोस्ट है जो मुगल काल में भी कंटिन्यू रहती है। धर्म एवं परमार्थ का विभाग भी कह सकते हैं अपन, प्लस इसको धार्मिक एवं दान विभाग या डोनेशन डिपार्टमेंट भी अपन इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न आता है अपने, मुगल कालीन इतिहासकार मामूरी। क्वेश्चन रीड आउट कीजिए आप। मुगल कालीन इतिहासकार मामूरी ने किस शासक के समय मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन किया है? मुगल कालीन एक इतिहासकार हुए हैं मामूरी। कौन हुआ है? मामूरी। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है। मुगल इतिहासकार मामूरी ने किस शासक के समय की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन किया है? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसमें से मामूरी आता है, वो लगभग मनसबदारी प्रथा, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था कि मनसबदारी प्रथा थी जो मंगोलों से प्रभावित थी। आफ्टर देन मनसबदारी प्रथा जो चरम पे आती हैं वो अकबर के शासनकाल के समय आती हैं। आफ्टर देन अकबर के बाद के जो शासक आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदारी में जात एवं सवार वाले वो पद वाली स्टोरी मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखी है। अब क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है, मुगल कालीन इतिहासकार मामूरी, एक मामूरी इतिहासकार हुआ है, उसने किस मुगल कालीन शासक की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन किया है? तो औरंगजेब की जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला है मामूरी नामक इतिहासकार, जो कि औरंगजेब की कालीन मनसबदारी व्यवस्था का एक्सप्लेनेशन करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके, मुगल काल में व्यापक रूप से प्रयोग किया गया शब्द मनसब। मुगल काल में व्यापक रूप से प्रयोग किया गया शब्द मनसब किस भाषा का है? देखिए, एक मनसब शब्द हुआ तथा एक दीवान शब्द हुआ। ये दोनों शब्द एग्जामिनर के हमेशा दिमाग में रहते हैं कि ये किस भाषा के हैं। प्रश्न है, मुगल काल में व्यापक रूप से, व्यापक यानी बहुत बड़े रूप से, व्यापक रूप से प्रयोग में किया गया शब्द मनसब किस भाषा से लिया गया है? फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी। तो देखिए, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेनेशन किया था कि जो मनसबदारी प्रथा है वो मंगोलों से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? मंगोलों से प्रभावित है। अब देखना, मंगोल थे, मंगोल की जो भाषा थी सामान्यतः से कौन सी थी? अरबी। अरब कंट्रीज से बिलोंग करते थे, इनकी भाषा सामान्यतः अरबी थी।
और ये मनसब शब्द होता है वो अरबी भाषा का शब्द है, मनसब शब्द। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है मीर बख्शी, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया ये। मीर बख्शी नामक पद का विकास किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? मीर बख्शी होता है वह एक तरह से सैन्य विभाग होता है, उस सैन्य विभाग का मुखिया होता है जिसे मीर बख्शी कहा जाता है। अब प्रश्न पूछ रहा है मीर बख्शी नामक पद का विकास किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? तो औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अकबर के समय मीर बख्शी नामक पोस्ट क्रिएट की जाती है। हालांकि उस समय भी सैनिक विभाग का मुखिया हुआ करते थे, लेकिन अकबर के समय इस पोस्ट को एक तरह से क्रिएट किया जाता है। जब मैंने आपको अकबर पढ़ाया था तो अकबर के दरमियान मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि अकबर 1556 से लेकर 1560 के मध्यस्थ बैरम खां के नियंत्रण में शासन करता है तथा 1560 से लेकर 1562 के मध्यस्थ अकबर पेटीकोट शासन के अंतर्गत शासन करता है। 1862 के बाद जैसे ही वो हटता है तो कहीं पोस्टें होती है वो चेंजेस भी कर देता है। जैसे कि शुरू से पोस्ट चली आ रही थी एक दीवान वकील या दीवान वजारत की पोस्ट, उस पोस्ट को क्रिएट जो हो रखी है पोस्ट उसको हटा के दूसरा एक नया पद लिया जाता है जिसे कहा जाता है दीवान वकील। आफ्टर देन जो मीर बख्शी पद है यह भी एक तरह से अकबर के समय ही प्रमोट किया गया, ऐसा इसका विकास किया गया था। अगला प्रश्न आता है आपके मुगलकालीन अधिकारियों की नियुक्ति का आधार क्या था? मतलब कि जो मुगलकालीन पोस्टें हैं, जो नई नई पोस्टें हैं, उन अधिकारियों की नियुक्ति का आधार क्या था? ऑप्शंस है आपके सैनिक क्षमता, सरदारों के या अमीरों के सैनिक संख्या देखकर उनको पद दिए जाते थे, वित्तीय क्षमता, पैसे देखकर पद दिए जाते थे, आपके शारीरिक योग्यता, फिट एंड फाइन पर्सन जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी उनको पद दिए जाते थे, आपके मानसिक योग्यता जिनकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है उनको पद दिए जाते थे। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, यूपीपीएससी एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है मुगलकालीन अधिकारियों की नियुक्ति का आधार क्या था? सैनिक क्षमता नहीं थी, क्योंकि मनसबदारी प्रथा पढ़ते हैं तो मनसबदारी में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियो में कैसे क्या सैनिकों का डिवाइडेशन था। आफ्टर देन वित्तीय क्षमता में भी हो सकता है, शारीरिक योग्यता भी नहीं थी, मानसिक योग्यता भी नहीं थी। वित्तीय क्षमता के आधार पर, किस क्षमता के आधार पर? वित्तीय क्षमता, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाती थी। ये थी मुगल काल की बात। कब की बात थी? मुगल काल की। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, मुगलकालीन अधिकारियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो मुगल अधिकारियों की नियुक्ति का आधार वित्तीय क्षमता थी। क्या थी? वित्तीय क्षमता। आपका फाइनेंशियल पावर कितना है उसके अनुसार आपको पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपके निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन हेतु नया आधार प्रस्तुत किया गया? प्रांतीय प्रशासन की मैंने जब केंद्रीय प्रशासन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको केंद्रीय प्रशासन तथा प्रांतीय प्रशासन दोनों का एक्सप्लेनेशन किया था, और वहां पे भी मैंने जिक्र किया था बाबर और हुमायूं जो प्रमुख मुगल शासक प्रारंभिक हुए हैं, इन दोनों के समय के जो कुल कितने क्या प्रांत है इनकी जानकारी का भारतीय इतिहास में अभाव है। प्रांतीय व्यवस्था की जानकारी हमें लगभग अकबर से मिलती है। तो इस प्रश्न में देखिए बाबर तो कट ही जाता है, हुमायूं कट जाता है, पीछे बचा अकबर और जहांगीर। निम्न में से किस मुगल शासक के शासन काल में सर्वप्रथम? तो सबसे पहले किसका है कि अकबर के। सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन हेतु नया आधार प्रस्तुत किया गया, तो अकबर ने प्रांतीय व्यवस्था का नया आधार प्रस्तुत किया था। बाबर हुमायूं के हमें प्रांतों की संख्या ध्यान नहीं है। आप अकबर पढ़ते हैं तो अपन अकबर में पढ़ते हैं कि अकबर के समय प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत अकबर के 15 प्रांत थे तथा आईने अकबरी जिसके रचनाकार अबुल फजर हैं जो कि 12 प्रांत बताते हैं। उसके बाद जहांगीर आता है तो जहांगीर के 15 प्रांत होते हैं। 3 प्रांत जो नहीं बताया जाता आईने अकबरी में वो थे बरार, खानदेश और अहमदनगर। आफ्टर देन जहांगीर के 15 होते हैं प्रांत, आफ्टर देन शाहजहां के 18, औरंगजेब के 20। ऐसे अलग अलग काउंटिंग मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है, उस वीडियो को देखना। इस प्रश्न में प्रांतीय व्यवस्था का सर्वप्रथम जानकारी हमें अकबर से मिलती है, अकबर से कंटिन्यू मिलती है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है दीवान। एक मैंने शब्द बताया था आपको मनसब, एक शब्द आ रहा है दीवान। दीवान शब्द किस भाषा से लिया गया है? मनसब शब्द को मैंने आपको बताया था यह अरबी भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा? अरबी भाषा से। दीवान अरबी भाषा का शब्द नहीं है। भारत में मुगलों से पहले सल्तनत काल में
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी डायनेस्टी, लोधी राजवंश शासन कर रहे थे। इस दरमियान अपन सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पद मिलता है, जिन पदों में प्रत्येक पद के आगे दीवान है, वकील, दीवान है, दर, दीवान है, अलग अलग पद दे रखे हैं। तो दीवान शब्द सल्तनत काल से ही चला आ रहा है। और मैंने पूर्व में भी जब आपको मुगल कालीन साहित्य पढ़ाया था तो साहित्य के दरमियान मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि जो मुगलों से पहले जो सल्तनत कालीन शासक थे उनकी राजकीय भाषा थी फारसी। जब बाबर आता है तो बाबर या मुगल काल के अंतर्गत हमें केवल एक पुस्तक ऐसी मिलती है जो फारसी भाषा में नहीं है, बाकी लैंग्वेज वो कंटिन्यू रहती है। केवल मात्र तुजुक बाबरी या बाबरनामा एकमात्र मुगल कालीन ऐसी पुस्तक है जिसकी भाषा तुर्की है। बाकी सभी की सभी जो साहित्यिक पुस्तकें हैं सारी की भाषा फारसी है। अब देखिए यहाँ पर जो दीवान शब्द हैं, यह दीवान फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दोनों में कंफ्यूज मत रहना। मनसबदारी प्रथा मंगोलों से प्रभावित है तथा अरबी शब्द है, अरब कंट्रीज से मंगोल भारत आते हैं। अब दीवान शब्द है ये फारसी भाषा का है क्योंकि सल्तनत काल से ये शब्द चला आ रहा है दीवान का। तो दीवान कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मुगल कालीन प्रशासन का स्वरूप कैसा था? मुगल कालीन प्रशासन का स्वरूप कैसा था? ऑप्शंस है आपके लिए, अत्यधिक केंद्रीकृत, अल्प केंद्रीकृत, अत्यधिक विकेंद्रीकृत या अल्प विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकरण का अर्थ यह होता है जो सत्ता है, शासन है, इसका अलग अलग भागों में बंटवारा कर देना, आपस में बांट देना पदों को, वो होता है विकेंद्रीकरण। कौन सा केंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण। पदों को बांट देना, कार्यभार को कम कर देना। अब प्रश्न पूछ रहा है मुगल कालीन प्रशासन का स्वरूप कैसा था? मुगल काल में शासक होता था उसको कहा जाता था बादशाह। क्या कहा जाता था? बादशाह। और मुगल काल से पहले सल्तनत काल में जो शासक था उसे कहा जाता था सुल्तान। क्या कहा जाता था? सुल्तान। इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है बादशाह होता है वह एक स्वयं प्रभु शासक होता है तथा जो सुल्तान होता है वो एक तरह से द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा, खलीफा का प्रतिनिधि होता है सुल्तान। मुगल काल के जितने भी शासक हैं सारे के सारे बादशाह हैं और बादशाह का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्वयं प्रभु शासक, मतलब कि उस शासक के नीचे कोई नहीं है, सब सर्वेसर्वा वही है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक सभी विभागों का हेड वही है। तो इस ऑप्शंस में हमें यह लगता है कि मुगल कालीन प्रशासन का स्वरूप था वह अत्यधिक केंद्रीकृत था बादशाह के ऊपर। किसके ऊपर था? बादशाह के ऊपर। अल्प केंद्रीकृत नहीं था, अत्यधिक विकेंद्रीकृत भी नहीं था और अल्प विकेंद्रीकृत भी नहीं था। बोले शासन सत्ता बटी हुई नहीं थी, एक हेड था, स्वयं प्रभु शासक था बादशाह, उसके पास सारे अधिकार थे। अतः मुगल कालीन प्रशासन का स्वरूप कैसा था? अत्यधिक केंद्रीकृत था। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ये कोड वाला क्वेश्चन है, ये मार्किंग देखकर जाने वाला क्वेश्चन है। मुगल कालीन महिला और उसके द्वारा किया गया काम। मुगल कालीन महिला तथा उसके द्वारा किया गया काम। अब देखिए प्रश्न क्या है। पहली है गुलबदन बेगम, दूसरी है अस्मत बानो बेगम। ये गुलबदन बेगम वही गुलबदन बेगम है जिसने हुमायूंनामा की रचना की थी। अस्मत बानो बेगम ये नूरजहां की मां है जिसने अजमेर के दौलत बाग में गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र का आविष्कार किया था। महाम बेगम, ये महाम बेगम वही है जो अकबर के शासनकाल के दौरान 1560 से लेकर 1562 के मध्य पेटिकोट शासन होता है, उस पेटिकोट शासन की हेड होती है महानंगा, उसके बाद में जेबुनिसा। अब देखना इसमें क्या क्या कूट मिलाते हैं, किससे क्या काम होता है। सबसे पहले है गुलबदन बेगम, पेटिकोट सरकार को चलाया नहीं, पुस्तकालय की स्थापना की नहीं, हुमायूंनामा की रचना बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। आफ्टर देन अस्मत बानो बेगम ने इत्र बनाने का आविष्कार किया था। महानंगा थी, इसने पेटिकोट सरकार को चलाया था और जेबुनिसा ने पुस्तकालय की स्थापना की। तो ए में आ रहा है अपने 4 नंबर, क्या आ रहा है 4 नंबर। बी में आ रहा है अपने
ए में सॉरी 3 नंबर आ रहा है। जो ए है ए में आ रहा है अपने 3 नंबर, 2 में आ रहा है 4 नंबर, 3 में आ रहा है 1 नंबर और 4 में आ रहा है 2 नंबर। 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न आता है अपने, अकबर के प्रशासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था। जब अपन अकबर पढ़ते हैं ना, तब अकबर में इस पोस्ट की मैं बात भी करता हूं। जब अकबर विजय अभियान प्रारंभ करता है, इस दरमियान गुजरात जाता है, तो लगभग 1571 के आसपास में अकबर गुजरात में एक अभियान चलाता है जिसे गुजरात अभियान कहा जाता है। उस समय गुजरात का एक शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय। मुजफ्फर शाह तृतीय गुजरात का शासक होता है। अकबर शाही सेना लेकर जाता है, इस मुजफ्फर शाह को पराजित कर देता है। आफ्टर देन यहाँ पर गुजरात में एक नई पोस्ट क्रिएट करता है जिसे कहा जाता है किरोड़ी या करोड़ी। किरोड़ी या करोड़ी एक नई पोस्ट क्रिएट करता है। आफ्टर देन जो इसका काम होता है वो यह काम होता है राजस्व का संग्रहण करना। किसका संग्रहण करना? राजस्व का संग्रहण करना इस किरोड़ी का काम होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, 1571 में अकबर शाही सेना लेकर गुजरात अभियान में जाता है। उस समय गुजरात का तत्कालीन शासक होता है मुजफ्फर शाह तृतीय। मुजफ्फर शाह तृतीय को अकबर पराजित कर देता है तथा गुजरात में एक नई पोस्ट क्रिएट करता है जिसे करोड़ी या किरोड़ी कहा जाता है। यह करोड़ी या किरोड़ी वहां पर गुजरात में 1 करोड़ दाम भी वसूलता था। प्रश्न है अपना, अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था। ध्यान रखना, करोड़ी नामक का अधिकारी ओनली फॉर गुजरात में ही बैठता था। राजस्व का संग्रहण बिल्कुल सही, राजस्व का जो रेवेन्यू था उसका कलेक्शन भी यह करता था। आफ्टर देन शाही घोड़ों की देखभाल नहीं करता था, शाही पत्र विहार हेतु लेखन का कार्य भी नहीं करता था, शाही खजाने की देखभाल भी नहीं करता था। करोड़ी नामक अधिकारी था, वो राजस्व का कलेक्शन करता था, रेवेन्यू का कलेक्शन करता था। आफ्टर देन अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। आमेर बिल्कुल सही है, बीकानेर ने भी स्वीकार की, जैसलमेर ने भी स्वीकार की, तो उपयुक्त सभी सही है। उपयुक्त तीनों रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। एक क्विक रिवीजन देखना है इसका। 1570 ईस्वी में एक दरबार आयोजित किया जाता है जिसे कहा जाता है नागौर दरबार। इस नागौर दरबार के अंतर्गत अकबर के द्वारा ये 3 राज्य थे जो राजस्थान की छोटी रियासतें थी, इन्होंने अकबर की अधीनता एक्सेप्ट कर ली थी नागौर दरबार 1570 के दरमियान। तत्पश्चात अगला प्रश्न आता है आपके, आयना ए देहशाला का प्रारंभ कब किया गया। आयना ए देहशाला का प्रारंभ किया गया था। समझना इसको, होता क्या आयना ए देहशाला। आयना ए देहशाला एक राजस्व कलेक्शन की एक विधि थी, भू राजस्व को कलेक्ट करने की एक विधि थी। इस आयना देहशाला को देने वाले थे टोडरमल। कौन सा मल? टोडरमल के द्वारा ये दी जाती है 1580 के आसपास, और 1580 में मुगल साम्राज्य में ये कंटिन्यू रहने लग जाती है। आयना ए देहशाला का प्रारंभ कब हुआ? 1578 में नहीं होता है,
1580 में आईना देसाला का प्रारंभ होता है, 82 में भी नहीं, 86 में भी नहीं। जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करें तो चारों के चारों ऑप्शन एक बार रीड आउट करने चाहिए। अगर आपको पहले ही प्रश्न में उत्तर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऑप्शन और हैं उनको भी आप रीड आउट कीजिए। तो आईना देसाला 1580 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न आता है, अकबर ने 1583 में कौन से नए कैलेंडर को जारी किया था? समझना है, क्विक रिवीजन। अपन अकबर की जब धार्मिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्णन मिलता है कि अकबर 1575 ईस्वी के आसपास अकबर इबादत खाने की स्थापना करता है। 1578 में उस इबादत खाने में सभी धर्मावलंबियों को प्रवेश दे देता है। आफ्टर देन 1579 में अकबर एक घोषणा करता है जिसे मजहर की घोषणा कहा जाता है। मजहर की घोषणा के अंतर्गत धर्म का अंतिम व्याख्याकार होगा वह सम्राट खुद या बादशाह स्वयं होगा। आफ्टर देन 1582 में 1582 ईस्वी में अकबर एक नया धर्म प्रमोट करता है जिसे कहा जाता है दीन ए इलाही। 1582 में धर्म प्रमोट करता है जिसे कहा जाता है दीन ए इलाही। इस धर्म के अंतर्गत सभी धर्म थे, उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक्सेप्ट किया जाता या इसमें शामिल किया जाता था। इस दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण करने वाला एकमात्र हिंदू था, वो था अमीर खुसरो। उसके बाद में अकबर ने 1583 में कौन से नए कैलेंडर को जारी किया था? विक्रम संवत नहीं, सिकंदरी खलीफा, इलाही संवत। इसका इलाही संवत नाम अकबर के नए धर्म दीन ए इलाही के आधार पर रखा गया था। दीन ए इलाही के आधार पर रखा गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, अकबर ने लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु क्या निश्चित की थी? देखना, अकबर जो बॉयज हैं उनके लिए तथा गर्ल्स के लिए क्या आयु डिसाइड करता है। बॉयज के लिए अकबर 16 ईयर डिसाइड करता है तथा गर्ल्स के लिए 14 ईयर। जब इस उम्र को पार कर लिया जाए तत्पश्चात लड़के लड़कियां शादी कर सकते हैं। कहीं भी पॉपुलर क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आता है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? किस मुगल सम्राट ने अपनी जो सेना थी उसमें राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की अधिक वृद्धि की थी? अकबर में भी अकबर के समय राजपूत थे, मराठा नहीं थे, राजपूत थे। जहांगीर के समय राजपूत थे, मराठा नहीं थे। शाहजहां के समय राजपूत थे, मराठा नहीं थे। औरंगजेब आता है, औरंगजेब के समय राजपूत भी थे और मराठा भी थे, दोनों थे। इन तीनों में मराठा नहीं थे। और जब अपन औरंगजेब पढ़ते ना, प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो तो औरंगजेब के बारे में मैंने बताया था कि जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट को स्पेन के नासूर ने बर्बाद कर दिया, ठीक इसी तरह से जो औरंगजेब है उसको इसका दक्षिणी अभियान बर्बाद कर देता है। दक्षिण में अच्छी खासी पकड़ होती है औरंगजेब की। तो दक्षिण भारत में लगभग महाराष्ट्र के आसपास मराठे मिलते हैं, मराठे सैनिक रहा करते थे, इनको अपनी सेना में ऐड करने का काम औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल काल में नस्क क्या था? मुगल काल में नस्क क्या था? भू लगान निर्धारण करने की एक विधि में भी, भूमि के नाम की एक इकाई नहीं, जमींदार क्षेत्र नहीं, कर रहित भूमि अनुदान नहीं। मुगल काल में नस्क था वह भू लगान निर्धारण की एक विधि हुआ करती थी, एक विधि से जिससे भू राजस्व या भू लगान निर्धारण किया जाता था। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? अब देखना, खालसा, इनाम, वक्फ, अक्ता। वक्फ होती है जमीन, वो धार्मिक होती हैं। खालसा जमीन होती है वो सीधे केंद्र के नियंत्रण में होती है। इनाम जमीन होती है जो जागीरदारों को गिफ्ट की जाती है, उस जागीरदारी को इनाम कहा जाता है। और अक्ता नाम की कोई जागीर नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खालसा है। खालसा भूमि को
उस भूमि को खालसा नाम से जाना जाता था, जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था। अगला प्रश्न आता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट से करिए। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। पड़ती, पोलज, बंजर, चाचर। पड़ती लगभग प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली भूमि पड़ती कहलाती है। पोलज भूमि जो 2 से 3 वर्ष छोड़कर जोती नहीं जाती थी, भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी या छोड़कर जोती जाती थी, उसे पोलज कहा जाता था। बंजर को बंजर भूमि कहा जाता है। अपदेन चाचर भूमि जो 3-4 वर्ष छोड़कर वापस उसमें खेती की जाती थी। तो इसमें ए में आ रहा है 1 नंबर, बी में आ रहा है 2 नंबर, सी में आ रहा है 3 नंबर और डी में आ रहा है 4 नंबर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, फर्ग्यूसन ने किस पर लिखा था? फर्ग्यूसन ने किस पर लिखा था? मुगल सेना नहीं, मुगल राजस्व व्यवस्था नहीं, मुगल स्थापत्य कला में भी, मुगल सामाजिक व्यवस्था नहीं। जब मैंने आपको मुगल कालीन स्थापत्य कला पढ़ाई थी, उस दरमियान मैंने कहीं इमारतों के बीच में नाम लिया था। फर्ग्यूसन ने इसको रूमानी कथा की संज्ञा दी थी, फर्ग्यूसन ने वो कथा दी थी, 3-4 कमिटमेंट आए थे फर्ग्यूसन के। तो ध्यान रखना, फर्ग्यूसन ने मुगल कालीन स्थापत्य कला पर लिखा था। किस पर लिखा था? मुगल कालीन स्थापत्य कला पर। अगला प्रश्न आता है, मध्यकालीन भारत में युद्ध में प्रयोग में लाने जाने वाली मिट्टी के उस टीले को क्या कहते थे जिसका निर्माण घेराबंदी वाले किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता था? मध्यकालीन भारत में युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के उस टीले को क्या कहते थे जिसका निर्माण घेराबंदी वाले किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता था? पाइक नहीं, पाशेप में भी, कबा नहीं, कल्बकारी नहीं। सेपरेट प्रश्न है। उस मिट्टी के टीले को पाशेब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाशेब कहा जाता था। अगला प्रश्न आता है, बादशाह अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। बादशाह अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। रुपया शेरशाह के द्वारा चलाया जाता है। जलाली सोने का सिक्का होता है, सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता है। दाम इट में भी, दरब नाम का कोई सिक्का नहीं होता है। तो बादशाह अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का दाम था। क्या था? दाम। ध्यान रखना, आना होता है वो शाहजहां चलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग, कौन सा उद्योग? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। कर्नाटक नहीं, कश्मीर एवं बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश नहीं, केरला नहीं, कश्मीर एवं बंगाल। मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? कश्मीर एवं बंगाल था। क्वेश्चन अटेंड करने की टेक्निक डेवलप कीजिए आप। एक एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको काट दीजिए, उत्तर आसानी से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है, मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन ग्रंथ पादशाहनामा। मुगल कालीन साहित्य पढ़ा होगा आपने। मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन ग्रंथ पादशाह के लेखक का नाम बताइए। मोहम्मद अमीन कज़वनी थे पादशाह के नामा के लेखक। अब्दुल हमीद लाहौरी ये भी थे। मोहम्मद वारिस ये भी थे। उपरोक्त सभी पादशाह नामक के 3 राइटर हैं, तीनों उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास। कौन सा दास? प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास को किस मुगल शासक की छत्रछाया प्राप्त थी? अर्थात प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के यहाँ तो रहने का सवाल ही नहीं, इसने तो उल्टे अकबर के मकबरे पे जो चित्र थे वो पुतवा दिए थे, इंटरेस्ट ही नहीं था। अब 3 ऑप्शन बचे हैं अपने पास, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अकबर के समय के जो चित्रकार हैं, अग्रणी चित्रकार के अंतर्गत दसवंत आता है जो कि कहार जाति का होता है, पालकी उठाने का काम करता है। आफ्टर देन जहांगीर,
जहांगीर के समय बिशन दास इसके दरबार में रहा करता था। तो जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर की छत्रछाया बिशन दास पर थी। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी था? अपन ने पढ़ा है मुगल काल के अंतर्गत चित्रकारिता का जो स्वर्णकाल होता है वो जहांगीर का शासनकाल होता है। तो उस समय जहांगीर होता है वह पारखी था, और मैंने चित्रकारिता का एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि जहांगीर इतना पारखी होता है कि वो कहता है चैलेंज करके, मेरे सामने कोई भी पेंटिंग ला के आप दे दीजिए मुझे, उसमें से किस चित्रकार ने कौन सा चित्र बनाया है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ तक नाक किसने बनाया, कान किसने बनाया, उसका भी चित्रकार का नाम बता सकता हूँ, बनाने वाले चित्रकार का। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से मुक्तब उल लुबाब का लेखक कौन है? ये एक मुगल कालीन पुस्तक है। मुगल कालीन साहित्य की वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है इस पुस्तक को। मुक्तब उल लुबाब के लेखक निजामुद्दीन अहमद नहीं है, बदायूनी में भी काफी खा भी नहीं है, रिजकुल्ला मुस्ताकी ये भी नहीं है। मुक्तब उल लुबाब पुस्तक के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतया संगमरमर, कौन सा मरमर, संगमरमर से की बनी हुई है? सीकरी की जामा मस्जिद नहीं, आगरा के किले में मोती मस्जिद में भी, दिल्ली के पुराने किले में किला है कुहना मस्जिद नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं। आगरा किले की जो मोती मस्जिद है वो पूर्णतया संगमरमर से निर्मित है। अगला प्रश्न आता है, विख्यात पुस्तक हज़्मनामा, विख्यात पुस्तक हज़्मनामा जो अकबर के आदेशानुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर चित्रित की गई थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? हज़्मनामा मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न आता है, मुगल वास्तुकला में किन मुख्य शैलियों का सम्मिश्रण था? जब मुगल वास्तुकला की अपन बात करें, जब मैंने आपको स्थापत्य कला पढ़ाई थी तब मैंने एक्सप्लेनेशन किया था स्थापत्य कला के अंतर्गत जो स्थापत्य कला में ईरान से जो जैसे कि जो मस्जिदों में बनाए जाते हैं कुरान की आयतें जैसी मीनारे प्लस साहतीर, ऐसे कई आयाम थे जो भारतीय स्थापत्य कला में भी यूज लिए जाने लगे। तत्पश्चात कहा जाता है मुगल कालीन जो चित्रकला की शैली है वो भारतीय तथा ईरानी मिक्स है, भारतीय तथा ईरानी शैली मिक्स है। ए ऑप्शन सही है। तुर्की अफगान नहीं होगा, तुर्की ईरानी भी नहीं होगा, अरब भारतीय भी नहीं होगा, ईरानी तथा भारतीय शैली है वास्तुकला की। अगला प्रश्न आता है, किस मुगल काल शासक ने समुद्री जहाजों के निर्माण के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था? पृथक विभाग की स्थापना समुद्र बंदरगाह के रूप में करने वाला जो था, किस मुगल शासक ने समुद्री जहाजों के निर्माण के लिए प्रथम विभाग बंदरगाह बनाएगा, वही विभाग बनाएगा, पृथक विभाग के स्थापित किया था? अकबर के समय इतना कुछ वर्चस्व नहीं था। शाहजहां ने सडूब का भी निर्माण करवाया। सडूब को कहा जाता है नहर। जहांगीर नहीं, बाबर भी नहीं। किस मुगल शासक ने समुद्री जहाजों के निर्माण के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो शाहजहां ने एक पृथक विभाग स्थापित किया था। इस विभाग के हेड को मीर बहर भी कहा जाता है। आफ्टर देन अगला प्रश्न है, मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में प्रचलित शब्द नियाज का क्या, मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में प्रचलित शब्द नियाज का क्या अर्थ है या क्या अर्थ था? मुगल सम्राट को अधीनस्थ राजाओं तथा मनसबदारों द्वारा समय समय पर दिया जाने वाला निश्चित राजस्व नहीं, नकद पेशकश नहीं, शहजादों को दिए गए उपहार नियाज। यस, नियाज बोले तो जो शहजादों को गिफ्ट दिया जाता था उसे नियाज कहा जाता था, अमीरों के उपहार नहीं थे। मुगल काल में जो शहजादे होते थे, शहजादे यानी जो शासक था उनके बेटे, उन शहजादों को जो गिफ्ट दिए जाते थे उनको कहा जाता था नियाज। अगला प्रश्न आता है आपके लिए, मुगल काल में
मुगल काल में सोरा मुख्यतः किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? मुगल काल में सोरा किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? ऑप्शन है बिहार, कोरोमंडल, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। सोरा, देखिए सोरा था बिहार और कोरोमंडल दोनों से प्राप्त होता था, तो ऑप्शन नंबर स इसका बिल्कुल सही आंसर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन मुगल तोपखाने के दो विभाग थे? मैंने एक्सप्लेनेशन किया था मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत के जो तोपखाना था, मुगलों का तोपखाना, वो दो प्रकार का था, एक तरफ दस्ती था, एक तरफ जिंसी था। अब देखिए दस्ती एवं विंची, विंची नहीं होता है, जिंसी एवं दस्ती ये है, जिंसी एवं दस्ती, जिंसी एवं तुर्की भी नहीं होता है, विंसी एवं तुर्की भी नहीं होता, दस्ती एवं विंसी होता है। आफ्टर देन दस्ती के अंतर्गत मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है, सूतरनाल, नलनाल तथा गजनाल इतनी प्रकार के तोपें हुआ करती थी, भारी तोपें हुआ करती थी, जिन्हें राजमहल में ही रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये था अपने मुगलकालीन प्रश्नोत्तरी का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं अल्प समय में दिए गए ज्ञान से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। इन प्रश्नों को थोड़े यूनिक प्रश्न हैं, हर एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी स्पेशल प्रश्न भी हैं, इनको अच्छे से आप रीड आउट करना। और जो भी आपके नोट्स हो, स्पेशली आप किसी भी संस्थान में अध्यापन कार्य कर रहे हो, उसी रजिस्टर में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, उसी रजिस्टर में इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ऐड करते जाना। लॉट ऑफ थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।